हाय हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जीएसबीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष कुशवाहा। आज के लेक्चर हम समझेंगे एंजियो एडिमा के बारे में। एंजियो एडिमा क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। देन हम देखने वाले हैं इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में। हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं कॉजेस क्या होता है, क्या इसका साइन एंड सिम्टम होते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एंजियोएडिमा क्या होता है सिंपल वर्ड में। एंजियोएडिमा एक ही आपका अर्टिकेरिया, हमने अर्लियर लेक्चर में जाना है अर्टिकेरिया क्या होता है। अर्टिकेरिया का ही एक फॉर्म होता है, पर इसमें क्या होता है आपकी जो डर्मिस की लेयर है वो इन्वॉल्व होती है। डीप लेयर आपकी जो सबक्यूटेनियस की जो लेयर है उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है सिर्फ, राइट। इसमें आपके एंजियोएडिमा में, राइट। तो क्या बता रहे, एंजियोएडिमा इज द फॉर्म ऑफ अर्टिकेरिया। ये एक अर्टिकेरिया का ही फॉर्म है, सिमिलर होता है अर्टिकेरिया के जैसा। सिमिलर लीजन्स होते हैं, लीजर्स मतलब कि आपको छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं, उनके अंदर पानी भर जाता है या सूखे भी रहे उनको बोलते हैं लीजन्स। लीजन्स स्पेशली जिनमें पानी भर जाता है, ब्लिस्टर टाइप के ना लीजन्स हो जाना। सिमिलर लीजन्स एस अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया के जैसे ही आपको सिमिलर फुंसियां वगैरह ऐसे दाने दाने आपको देखने को मिलते हैं, बट इन्वॉल्व डीप डर्मिस। इसमें क्या हो रहा है, डीप डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। उसमें आपका सुपरफिशियल था, इसमें आपका डीप डर्मिस का भी इन्वॉल्व हो रहा है। एंड ऑल्सो सबक्यूटेनियस टिश्यू, और किस किस का सबक्यूटेनियस जो आपका टिश्यू है उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। किसका, डीप डर्मिस का हो रहा है, सबक्यूटेनियस टिश्यू का हो रहा है। इट इज द फॉर्म ऑफ अर्टिकेरिया, ये भी फॉर्म ऑफ अर्टिकेरिया ही, अर्टिकेरिया का ही एक फॉर्म है। इसमें सिमिलर लीजन्स होते हैं जैसे कि आपके अर्टिकेरियम होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही होते हैं। पर इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें डीप डर्मिस इन्वॉल्वमेंट होती है और सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें आपका सुपरफिशियली होता है। और इसमें आपको एडिमा भी फॉर्म हो जाता है। एडिमा मीन्स स्वेलिंग भी आपको फॉर्म हो जाती है, फ्लूइड भरने की वजह से आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन और रेडनेस हो जाता है ना। स्पेशली आपको किधर देखने को मिलता है, आपके लिप्स पे हो गए, आईलिड्स वगैरह हो गई, आपका फोर आर्म हो गया, तो इस जगह पर ही स्पेशली आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। और जो छोटे बच्चे रहते हैं वो इससे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एज कंपेरिजन टू ओल्ड एज, राइट। तो यदि आपके लिप्स के पास हुआ तो आपका लिप्स में पूरा इधर स्वेलिंग आ जाएगा, जैसे आपको मधुमक्खी भी डंक मार देती, मधुमक्खी काट लेती, वैसे आपको पूरा इधर स्वेलिंग हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी। आई लिट पे हुआ तो आपका आई भी पूरा ऐसा स्वेलिंग हो जाएगा, राइट। या आपके लिप्स पे हुआ तो लिप्स पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्टिकेरिया। इसमें किस किस का ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट होता है, आपके लिप्स का, आईलिड्स का, चिक्स का, आपके गाल का, हैंड का, फिट का, जेनाइटल का, आपका जो जेनाइटल रीजन होता है प्राइवेट पार्ट उस रीजन का, टंग का आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, मीन्स आपकी जीभ का, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स, जो आपका लैरिंग्स होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, आपके कंठ की म्यूकस मेम्ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ब्रोंकी का, ब्रोंकी के बारे में हमने देखा है, जो आपका टर्मिनल एंड होता है आपका दो पार्ट में डिवाइड होती है, ब्रोंकियस और ब्रोंकी और ब्रोंकियस का। और समटाइम जीआई ट्रैक में भी अफेक्टेड, कभी कभी जीआई ट्रैक भी आपका अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से डायरिया वगैरह भी आपको हो सकता है, राइट। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। देन वी आर डिस्कस अबाउट साइन एंड सिम्टम, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप पहचानोगे कि भाई आपको अर्टिकेरिया या एंजियोएडिमा हुआ है। एडिमा मीन्स होता है स्वेलिंग, तो इसके साथ आपको स्वेलिंग हो जाएगा, आपके टिश्यू में फ्लूइड फिल हो जाएगा, इसकी वजह से आपका मुंह हनुमान जी के जैसे पूरा स्वेलिंग हो जाएगी। जिस जगह पर भी हुआ वहाँ पर रेडनेस और स्वेलिंग तो आपको मिलने वाली है, आपको रेडनेस और स्वेलिंग दिखाई देगी। बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्वमेंट होगा, पर रेडनेस एंड स्वेलिंग इसका प्राइमरी सिम्टम्स होता है, राइट। तो क्या क्या सिम्टम होगा, डिजीनेस, स्वेलिंग, डिजीनेस होना, घबराहट महसूस होना, स्वेलिंग होना, स्किन पे रेसेस होना, रेडनेस होना, स्टोमक अपसेट, जीआई ट्रैक का इन्वॉल्वमेंट होगा तो स्टोमक अपसेट भी हो सकता है। पेची बेल्ट, आपका पेचेस मतलब कि दाने दाने हो जाना, दाग जैसा धब्बे बन जाना, दिस इज पेचेस, राइट। पेनलेस, मिनिमली प्लूराइटिस, प्लूराइटिस हो जाएगा मतलब आपके फ्लूइड फिल हो जाएगा टिश्यू के अंदर और वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी फ्लूइड भरने की वजह से, इसको बोलते हैं प्लूराइटिस। डर्मल इरिथ्रोमेटोसिस, डर्मल आपका इरिथ्रोमेटोसिस हो जाएगा। एंड सबक्यूटेनियस इरप्शन, जो आपका सबक्यूटेनियस है वो भी आपकी इरप्ट हो जाएगी, मतलब आपकी स्किन सेल्स वगैरह जो सुपरफिशियल लेयर है वो उसमें इरप्शन आना, मतलब कि नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाना, छिल जाती वैसे हो जाना, राइट। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एडिमा, स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें एडिमा हो जाना, एडिमा मीन्स स्वेलिंग आने की वजह से
उधर फ्लूइड फिल हो जाना, उसको बोलते हैं हम एडिमा, राइट। तो स्वेलिंग स्पेशली मे बी आईलिड, किस किस जगह हो सकती है, आईलिड पर हो सकती है, चिक्स पर हो सकती है, हैंड पर हो सकती है। सिम्टम में भी डेवलप, सिम्टम आपका विद इन सेकेंड के अंदर हो सकता है, या तो फिर आपका 1 to 2 आवर में हो सकता है, और अप टू लास्ट, यदि लास्ट रहा तो 24 से 36 आवर के तक आपको सिम्टम हो सकता है। उसके बाद में भी आपको सिम्टम ना हो, कभी कभी आप इमीडिएट भी हो जाए, तो जैसे ही आप कांटेक्ट में फटाक से भी आपको हो सकता है, या फिर 1 to 2 आवर में हो जाए, या 24 to 48 या 24 to 36 आवर्स में भी हो सकता है आपको सिम्टम। इट्स डिपेंड ऑन सीवियरिटी और व्हाट कॉजेस, राइट। तो ये इसके सिम्टम हो गए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, और ये हमारा अल्टर्ड इम्यून सिस्टम के अंदर ही सारे टॉपिक चल रहे हैं चैप्टर के अंदर। तो सब हालांकि थोड़े थोड़े डिफरेंस है, ज़्यादा किसी में डिफरेंस नहीं, पर लगभग सेम है। मैनेजमेंट भी लगभग लगभग सेम है, मेडिकेशन भी सेम है, ट्रीटमेंट भी सेम है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है इनको कैटेगराइज करने में, अलग अलग इनको नाम देने में, डिफ्रेंशिएट करने में, राइट। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब आप क्या क्या उसमें डायग्नोस करोगे कि भाई आपको ये चीज़ हो गई है, अब आपको पता चला भाई साइन सिम्टम से, आपने एक हाइपोथेसिस लिया कि भाई ये चीज़ हो गई, अब उसे कैसे आप डायग्नोस करोगे, फाइनल कैसे डायग्नोसिस बनाओगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है, कंप्रीहेंसिव हिस्ट्री कलेक्ट करना है, फैमिली हिस्ट्री लेना है, साइन सिम्टम की हिस्ट्री लेना है, कब से अपेयर हुआ है, कब से डिसअपेयर है ना, कितने समय आपको लीजन्स होता है, कब नहीं होता है, किस चीज़ के कॉन्टेक्ट में आने से होता है, कैसे होता है। तो ये आपको पेशेंट से खुद निकलवाना है, आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बॉडी का पूरा एग्जामिनेशन करो, किस किस रीजन पर कितना अमाउंट है, कितना सीवियरिटी है, राइट, किस कैटेगरी के उसको लीजन्स है, ये तो आपको पता रहता है, उसको नहीं पता भाई कि सिम्टम कैसा है, पर मरीज को नहीं पता, पर ऐसे नर्स आपको पता होता है। देन टेस्ट, स्किन टेस्ट आप करा सकते हो, स्किन टेस्ट करा सकते हो, बी परफॉर्म टू डिटरमाइन स्पेसिफिक एंटीजन। स्किन टेस्ट इसलिए कि भाई कोई सा स्पेसिफिक एंटीजन है, कौन सा पैथोजन है जो उसको डिटेक्ट कर रहा है, उसको कॉज कर रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आप करा सकते हो, स्किन टेस्ट करा सकते हो। स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट के लिए सीबीसी करा सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हो, ईएसआर करा सकते हो, ये सारे टेस्ट आप करा सकते हो। रेस्ट टेस्ट करा सकते हो, पर वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। फिर आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या क्या ट्रीटमेंट दोगे, सबसे पहले तो अवॉइड ऑफ एंटीजन, एंटीजन से उसको अवॉइड होने का सलाह देना है, पेशेंट को एडवाइस देना है कि एंटीजन को वो अवॉइड करे, राइट। तो अभी हम डिस्कस करें ट्रीटमेंट के बारे में, इतना हम इसको रफ कर लेते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट आप पेशेंट को क्या एडवाइस दोगे कि भाई आपको अवॉइड करना है एंटीजन को, जितना हो सके अवॉइड करो। फिर सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है उससे आप रिलीफ पा सकते हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का आप क्यूर कर सकते हो। तो सिम्टोमेटिक के लिए आप क्या कर सकते हो, एंटीहिस्टामाइन दे सकते हो, एंटीहिस्टामाइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये दो मेडिसिन आप, दो कैटेगरी के जो ड्रग है वो पेशेंट को आप एडवाइस कर सकते हो, राइट। कौन कौन सी, एंटीहिस्टामाइन और कॉर्टिको स्टेरॉइड। इसमें कौन कौन सी आ जाती है आपकी, प्रोमिथाजिन आ जाती है, डाई फेनेरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्सिसिन, डाइफेनहाइड्रामाइन, कल मैंने बताया था आपको, लिख करके लेके आना है, किसी ने भी नहीं बताया। डाइफेनहाइड्रामाइन, प्रोमिथाजिन, हाइड्रामाइन,
हाइड्रामाइन, ये मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है वो ये वाली आ जाती है आपकी सिट्रीजिन, क्लोरफेनामाइन और सिट्रीजिन। क्लोरफेनामाइन, सिट्रीजिन, कुछ इसमें से ज्यादा सेडेटिव होती है, कुछ कम सेडेटिव। सेडेटिव मतलब आपको सोने के जैसा महसूस कराती, रिलैक्स। तो कुछ इसमें ज्यादा सेडेटिव होती है, कुछ कम सेडेटिव इनका इफेक्ट होता है। फिर एक और आ जाती है जो ज्यादातर यूज होती है, फिनारामाइन और प्रोमिथाजिन। फिनारामाइन और प्रोमिथाजिन। फिर आती कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोकोर्टिसोन, कॉर्टिसोन, ये ड्रग आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ये ड्रग आप एडवाइस कर सकते हो पेशेंट को लेने के लिए। प्रेडनिसोलोन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। तो ये सारी ड्रग आ जाती है, ये केमिकल फॉर्मूला आते हैं एंटीहिस्टामाइन में और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में, ठीक है। याद रखना है आपको कौन सी टेबलेट कितने एमजी की आती है, ब्रांड नेम क्या है उसका, कौन सा उसके अंदर केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको केमिकल फॉर्मूला तो आपको याद होने चाहिए, ब्रांड नेम यदि नहीं भी है तो चलेगा, पर केमिकल फॉर्मूला कौन सा केमिकल किसके अंदर आता है, उसका एक्शन क्या है, उसका साइड ऑफ क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, बायोअवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गूगल पे सर्च करो, मैंने कल भी बताया था एंटीहिस्टामिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में, ब्रांड नेम विद मेडिसिन लिख करके मुझे ग्रुप पर शेयर करो, राइट। आज फिर वही बात बोल रहा हूँ, फिर भी आपने नहीं किया है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका फॉर लॉन्ग ट्रीटमेंट। यदि आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको इम्यूनोथेरेपी भी आप ले सकते हैं, जिसमें आ जाता है आपका फॉर एलर्जेंस डिसेंसिटाइजेशन। किसके लिए इम्यूनोथेरेपी, एलर्जेंस जो होते हैं उनको डिसेंसिटाइज करने के लिए अदर आप क्या कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी। इसलिए फॉर एलर्जेंस डिसेंसिटाइजेशन, मतलब जो एलर्जेंस उनका सेंसेशन को कम करने के लिए, उनके सेंसेशन को, उनके इफेक्ट को कम करने के लिए आप इम्यूनोथेरेपी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। फिर हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। आपका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हो, असिस्ट द टाइम फ्रेम ड्यूरिंग विच अपीयर एंड डिसअपीयर फॉर ट्रैकिंग। जो आपको टाइम असेस करना है कब उनको मतलब जो पेचेस वगैरह हैं, साइन एंड सिम्टम है, उनके बारे में आपको असेसमेंट करना है, कब कब अपेयर होते हैं, कब डिसअपेयर होते हैं, राइट। इसके बारे में आपको करना है कंपेरिजन, आप हिस्ट्री कलेक्ट करना है, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंजियोएडिमा, फैमिली हिस्ट्री पहले से किसी को तो नहीं है एंजियोएडिमा, उसके बारे में आपको कलेक्ट करना है। और एलर्जिक रिएक्शन, पहले से किसी को एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, मे बी ये किस रीजन से हो सकता है, मे बी हेरिडिटरी और एलर्जिक रिएक्शन, दो वजह से ये हो सकता है। यदि फैमिली में किसी को है तो हो सकता है मे बी ये हेरिडिटरी भी ट्रांसफर हो सकता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बाय बर्थ आपके ट्रांसफर जेनेटिकली हो सकता है। तो दूसरा ये एलर्जिक रिएक्शन से भी हो सकता है। तो आपको दोनों हिस्ट्री कलेक्ट करना है कि भाई पेशेंट को
कोई उसकी फैमिली में तो नहीं है जिसकी वजह से उसको हो रहा है, या कोई एलर्जेंस के कांटेक्ट में तो वो बंदा नहीं आया है, तो दोनों आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है। फिर एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड एक्सपोजर टू द हीट, आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कि भाई वो हीट में एक्सपोज ना हो और सनबर्न में एक्सपोज ना हो और ज़्यादा एक्सरसाइज ना करे एंड अल्कोहल इंटेक ना ले एंड फीवर को कंट्रोल में रखें और एंजाइटी को भी, राइट। एंजाइटी की वजह से भी आपको कॉज हो सकता है, एंजाइटी की वजह से आपको वैसोडाइलेशन भी हो सकता है, राइट। तो इसके लिए भी उसको कंट्रोल करने के लिए बोलना है किस किस चीज़ को अवॉइड करना है, एक्सपोजर टू हीट, एक्सरसाइज, सनबर्न एंड एल्कोहल, है ना। एक्सरसाइज, सनबर्न और एल्कोहल को अवॉइड करने के लिए बोलना है और कंट्रोल करना है फीवर को और उसकी एंजाइटी लेवल को, क्योंकि एंजाइटी होगी तो उसकी वजह से वैसोडाइलेशन भी कॉज होगा और वैसोडाइलेशन होगा तो और ज़्यादा स्वेलिंग और एडिमा होगा। फिर क्या कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो एंटीहिस्टामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये मैंने बता ही दिया है। एडिशनल मेडिकेशन, इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हो आप। एनकरेज कर सकते हो प्रॉपर यूज ऑफ टॉपिकल एंड ओसीटी एजेंट, जो भी उसको मेडिसिन ड्रग दिया है या टॉपिकल एजेंट दिया है, क्रीम वगैरह हो गया, ऑइंटमेंट वगैरह हो गया, जेली हो गया, वॉटेवर, उनको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से यूज करना है, वो उसको गाइड करना है सिस्टमेटिकली, कैसे पेशेंट को यूज करना है उसके बारे में आपको गाइड करना है, राइट। उसके बाद फिर आपको टीच द पेशेंट अप्लाई क्लीन वाइट कॉटन क्लोथिंग, पेशेंट को आपको टीच करना है, एडवाइस देना है कि उसको क्लीन वाइट क्लॉथ पहनना है, लूज क्लॉथ पहनना है, जिससे कि वो उसकी स्किन रफ ना हो, स्किन उसमें फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन होगा तो ज़्यादा स्वेलिंग होगी जिस जगह पर भी हुआ है स्पेशली। और सो ग्लव्स, मिटन एंड अंडर सीट, अफेक्टेड एरिया जिस जगह पर भी अफेक्टेड हुआ है वहां पर आप क्या कर सकते हो, जो सोक आता है वो लगा सकते हो, ग्लव्स, मिटन या अंडर सीट आप ले सकते हो, या ड्रेसिंग बैंडेजिंग वगैरह भी कर सकते हो जब आप सोते समय, स्पेशली मिटन या अंडर सीट का यूज भी कर सकते हो ताकि बेड शीट वगैरह खराब ना हो या आपके क्लॉथ खराब भी ना हो, स्पेशली एट द बेड टाइम। स्क्रैचिंग, नेल्स आपको छोटे रखना है ताकि स्क्रैचिंग वगैरह ना हो, जब भी आपको खुजली होगी तो आप खुजली करोगे, खुजली वगैरह स्क्रैच होगा, स्क्रैच पे ब्लीडिंग होगी, एक्सेसिव स्वेलिंग होगी, एडिमा होगी ना, क्योंकि खुजली होगी तो व्यक्ति खुजली तो करेगा, तो उसके नेल्स कट करके छोटे छोटे कर देना है, इफ यदि एबल नहीं है तो, यदि एबल है तो उसको एडवाइस करना ही भाई नेल छोटे ही रखना है तेरे को, राइट। क्योंकि इरिटेशन होगा, डैमेज होगी आपकी स्किन तो और भी ज़्यादा इरिटेट होगा, रेडनेस, स्वेलिंग उससे बढ़ने वाली है, तो पेशेंट को इसके बारे में एजुकेशन देना है। टीच पेशेंट टू जेंटल रबिंग और प्रेशर इंस्टेंट ऑफ स्क्रैचिंग, पेशेंट को बोलना है जब भी आपको यदि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग मीन्स आपको इरिटेशन हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो जेंटली उसको रब करना है, थोड़ा बहुत नाखून से स्क्रैच नहीं करना है, और थोड़ा सा ब्लीडिंग या सिक्रेशन हो रहा है तो उसको प्रेशर देना है इंस्टेंट ऑफ स्क्रैचिंग, इसकी वजह से भी थोड़ा सा ट्रामा होने से हम और सीवियर कोर्स होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। टीच द पेशेंट टू फिंगर नेल सॉर्ट, मैंने बता ही दिया, फिंगर नेल को सॉर्ट करना है ताकि स्क्रैचिंग ना हो, स्क्रैचिंग डज ऑक्यूर, यदि स्क्रैचिंग होगी तो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, रेडनेस, स्वेलिंग होगी, सीवियरिटी ज़्यादा होगी। टीच पेशेंट वेयर मेडिकेटेड अलर्ट इन दी identification for the allergens, order for the prompt medical alteration to be given if patient is unable to give information, पेशेंट यदि इंफॉर्मेशन देने के लिए खुद से नहीं दे पा रहे तो उनके जो फैमिली के मेंबर हैं, रिलेटिव वगैरह हैं, वो भी दे सकते हैं। कोई भी यदि उस चीज़, किसी भी चीज़ को से उसको एलर्जी जो भी चीज़ें हैं, पेशेंट यदि एबल नहीं है समझने के लायक तो उनको फैमिली मेम्बर को एक्सप्लेन करो या पेशेंट को एक्सप्लेन करो कि जो भी एलर्जेंस है उनके कॉन्टेक्ट में ना आए और उनको अवॉइड करें जितना हो सकता है। फॉर अर्टिकेरिया सम पेशेंट में बेनिफिट फॉर इंस्ट्रक्शन टू स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन टेक्निक टू अर्टिकेरिया रिलीफ, कुछ पेशेंट के लिए हम अर्टिकेरिया के लिए स्पेशली एंजियोएडिमा में भी हम वो फॉलो कर सकते हैं, वो तो खैर अच्छी रहती है कि आपको प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन वगैरह हो गया, एक्सरसाइज वगैरह हो गया, है ना। एक्सरसाइज मतलब कि ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा बहुत आप मेडिटेशन कर सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप थेरेपीज वगैरह यूज़ कर सकते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह हो गया, योगा हो गया, है ना, इनहेल एक्सेल ब्रीथिंग वगैरह हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और ज़्यादा सन के कांटेक्ट में आपको नहीं आना है, हीट के कांटेक्ट में नहीं आना है, और कोई भी ऐसी केमिकल से एक्सपोज नहीं होना है,
यह बात आपको ध्यान रखने, ज़्यादा टाइट क्लॉथ नहीं पहनना है, लूज और वाइट क्लॉथ पहनना है। और आप क्या कर सकते हो, एलर्जेंस को अवॉइड कर सकते हो स्पेशली, तो इस तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। ये आप बेसिक नॉलेज पेशेंट को दे सकते हो, उसको कैसे यूज़ करना है मेडिसिन वगैरह का, उसका एजुकेशन दे सकते हो आप। ये ट्रिगर कैसे हो रहा है, कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में एजुकेट कर सकते हो। मेडिकेशन कैसे लेना है टाइम टू टाइम, उसके बारे में कर सकते हो, राइट। तो उसको थोड़ा सा अवेयर होगा तो वो भी प्रिवेंट करेगा इस चीज़ को होने से और पेशेंट सेफ रहेगा, राइट। चलिए आज के लेक्चर में इतने, एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या सीखा हमने। इंट्रोडक्शन देखा, एंजियोएडिमा क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। एंजियोएडिमा आपका एक अर्टिकेरिया का फॉर्म है, पर इसमें आपका डीप डर्मिस लेयर इन्वॉल्वमेंट होता है, डीप टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिमिलर इसमें भी आपका लीशंस होते हैं जैसे आपके अर्टिकेरिया में होते हैं, स्पेशली होता है आपके लिप्स पर, चिक्स पर, हैंड पर और आपके जेनिटल, फिट और टंग रीजन पर। सिम्टम्स इसमें भी लगभग वैसे ही होते हैं, डिजीनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, पर इसमें एडिमा होता है, स्किन की जो डीप लेयर है वो भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो पेनलेस मिनिमम प्लूराइटिस हो सकता है और क्यूटेनिस इरप्शन भी आपका हो सकता है। डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद आप स्किन टेस्ट करा सकते हो, CBC, ब्लड काउंट वगैरह भी करा सकते हो। ट्रीटमेंट अवॉइड करना है सबसे पहले तो एंटीजन को, फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हो, एंटीहिस्टामाइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह ले सकते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले सकते हो और इम्यूनोथेरेपी भी आप प्रेफर कर सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट नर्स को एजुकेशन देना है, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज के लेक्चर में बस इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।